तो फिल्म की शुरुआत 1990 के वक्त से होती है। हमें दो बहन भाई मिशेल और क्रिस से मिलवाया जाता है। क्रिस बहुत ज़हीन था। छोटी ही उम्र में वो एक ऐसा टेस्ट दे रहा था जिससे वो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकता था। एग्जाम से फ्री होकर जैसे ही मिशेल और क्रिस बाहर आते हैं तो इन्हें आर्मी ऑफिसर्स रोक लेते हैं, क्योंकि क्रिस ने कॉस्मो रोबोट वाला एक शर्ट पहना था जो जाहिर कर रहा था कि उसे रोबोट्स पसंद हैं। लेकिन अब की दुनिया में इंसानों और रोबोट्स के दरमियान जंग होने वाली थी। सीन कट होकर हमें ईथन नामी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसे रोबोट्स से बहुत ज्यादा नफरत थी। सालों पहले रोबोट्स को इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था, जिनसे इंसानों ने काम करवाया और फिर जब रोबोट्स में कुछ मसला हो जाता तो इंसान इन्हें फेंक दिया करते थे। सालों अपने साथ इंसानों का बुरा रवैया सहते हुए रोबोट्स थक गए और अपना हक और अपनी इज्जत मांगने के लिए इन रोबोट्स ने अपनी एक अलायंस बना ली जिसका हेड था पीनट। इंसानों को रोबोट्स की ये हरकत पसंद नहीं आई और ऐसे रोबोट्स की अलायंस और इंसानों के दरमियान जंग का खदशा हो गया। आखिर इंसानों ने भी अपना बुरा बर्ताव छोड़ा नहीं और जंग शुरू हो गई। इंसानों पर रोबोट्स को यूज करने और अपने घर पर रखने की पाबंदी लगा दी गई और हर तरफ दुनिया में जंग का माहौल हो गया। जंग के दौरान एक मिलिट्री ऑफिसर इवेंट्स जाकर अपने हेड को रिपोर्ट करता है कि रोबोट्स इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वो थकते नहीं। इंसान बस ये जंग हारने ही वाले थे कि साइंटिस्ट ईथन ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाल दी इंसानों की मदद के लिए। उसने न्यूरोकास्टर रोबोट्स बनाए जिसे इंसान कंट्रोल कर सकते थे, वो भी अपने ब्रेन की हेल्प से। टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया न्यूरोटेक का। इंसान इसमें अपने सर पर न्यूरो हेलमेट पहनकर उसकी मदद से न्यूरोकास्टर रोबोट को कंट्रोल करके जंग लड़ने लगे। न्यूरोकास्टर रोबोट्स बिल्कुल रोबोट्स जैसे ही थे, वो थके नहीं और ऐसे चंद ही हफ्तों में इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने रोबोट्स से ये जंग जीत ली। इस जंग में सबसे ज्यादा रोबोट्स को मारने का अवार्ड मेजर मार्क को मिला। जंग के खत्म होने के बाद इंसानों ने रोबोट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसकी वजह से रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उनको एक फैसिलिटी में कैद कर दिया जाना था। खैर वक्त गुजरता रहा, साइंटिस्ट ईथन ने अपनी न्यूरोटेक टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस बना लिया और इंसानों के माइंड को दो हिस्सों में डिवाइड करके एक वक्त में दोनों हिस्सों को न्यूरोकास्टर के साथ अटैच कर दिया। यानी इंसान एक वक्त में दो न्यूरोकास्टर रोबोट्स को एक साथ हैंडल भी कर सकता था। अपने एक ही ब्रेन की हेल्प से वो एक वक्त में दो न्यूरोकास्टर रोबोट से अपने कई काम करवा सकता था। साथ ही इंसान के पास ये भी ऑप्शन था कि वो अपने ब्रेन के एक हिस्से को न्यूरोकास्टर रोबोट के साथ अटैच करे और दूसरे से अपनी लाइफ एंजॉय करे। इसीलिए लोगों को टेक्नोलॉजी का ये एडवांस वर्जन बहुत पसंद आया और पूरी दुनिया के लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करने लगे। यहाँ तक कि स्कूल में भी न्यूरोटेक को यूज करना सिखाया जाने लगा। खैर अब सीन कट होकर हमें 1994 का वक्त दिखाया जाता है और हमारी लीड कैरेक्टर मिशेल को अपने फॉस्टर डैड के साथ रहता दिखाया जाता है। मिशेल स्कूल आती है तो दिखाया जाता है कि सभी बच्चों को न्यूरो हेलमेट की मदद से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मिशेल न्यूरो हेलमेट यूज नहीं करती क्योंकि उसे अपना इंसानी वर्जन ही पसंद है। रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से मिशेल को प्रिंसिपल ऑफिस में बुला लिया जाता है। प्रिंसिपल मिशेल से कहती हैं, अगर तुम स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारी मॉम को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तब मिशेल ने बताया कि मेरी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी गई है। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत दुख हुआ और प्रिंसिपल ने उसे एडवाइस की कि वो न्यूरो हेलमेट की हेल्प से न्यूरोथेरेपी ले ले, इससे उसे अच्छा लगेगा। लेकिन उसे टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल चीजें पसंद ही नहीं। अब फ्लैशबैक में मिशेल को वो दिन याद आ रहा था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनकी कार के सामने हिरन आ गई थी जिसको बचाने की वजह से उनकी कार क्रैश हो गई। इस एक्सीडेंट में मिशेल की भी हालत बहुत क्रिटिकल थी। उसे होश हॉस्पिटल में आया और तभी उसे सामने अपनी एक चश्मा पहने डॉक्टर नजर आए, जिन्हें देखते ही डरकर वो ख्वाब से उठ गई। आंख खुलते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई छुप कर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। डरकर वो बेड के नीचे छुप गई। जो भी था वो उसके रूम में आ गया। ये एक कॉस्मो रोबोट था जिसने बेड उठाकर उसे ढूंढ लिया और मिशेल ने उसे मारने की धमकी दी। तो रोबोट ने उसे अपने सर की तरफ इशारा करके एक वायर को जोड़ने को कहा। मिशेल ने वो वायर जोड़ दी। तब वो रोबोट बोलने लगा और उसने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। उसके कहते ही अचानक से वो गिर पड़ा। पीछे देखा तो मिशेल के फॉस्टर डैड ने आकर उसके ऊपर हमला किया था। आज के दौर में इंसानों पर रोबोट्स रखने पे पाबंदी लगाई गई थी। वो मिशेल से कहते हैं, फौरन से पहले इस रोबोट को घर से बाहर निकाल दो। मिशेल आगे होकर उससे कहती है, ये आपकी लापरवाही की वजह से घर के अंदर आया है और उसकी बदतमीजी देखकर वो मिशेल के ऊपर ही हमला कर देते हैं। ये देखकर रोबोट को गुस्सा आता है और वो उठकर मिशेल के फॉस्टर डैड के ऊपर ही हमला कर देता है। इस हमले से वो दीवार से टकराकर गिर गए। वो पुलिस में इन्फॉर्म भी करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही मिशेल ने उन्हें बेहोश कर दिया और फिर अपने कॉस्मो रोबोट के लेकर यहाँ से निकल गई। काफी दूर निकल आने के बाद मिशेल रास्ते में रुककर उस कॉस्मो रोबोट से पूछती है,
तुम आखिर ये क्यों कह रहे थे कि तुम मेरे भाई हो? क्या तुम्हारे अंदर मेरे भाई के कॉन्शियस है? रोबोट हाँ में जवाब देता है। मिशेल इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है, तो आखिर मेरे भाई की बॉडी कहाँ है? तो वो इसे इशारा करके समझाता है कि तुम्हारे भाई की बॉडी के बारे में चश्मे वाले डॉक्टर को पता है। मिशेल को याद आया कि वही डॉक्टर थे जिन्होंने मिशेल को बताया था कि तुम्हारा भाई मर गया है। अब मिशेल एक नक्शा खोलती है और रोबोट एक जगह हाथ लगाकर बताता है कि रोबोट्स की फैसिलिटी के बीचों बीच हमें वो डॉक्टर मिल जाएगा जिसे क्रिस का पता है। ये लोग अब उस जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो रोबोट देखता है कि यहाँ के इंसानों की काफी हालत बुरी है क्योंकि इंसानों ने न्यूरोटेक हेलमेट का बुरे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो उसको यूज करके नशे भी करते थे। इंसानों की हालत बुरी होती जा रही थी और ये देखकर कॉस्मो रोबोट को बहुत बुरा लग रहा था। इसी जगह पर हम इवांस नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये वही मिलिट्री ऑफिसर है जिसने बुरी खबर दी थी कि इंसान रोबोट से जंग हार रहे हैं, लेकिन अब ये मिलिट्री के यूनिफॉर्म में नहीं था, शायद ये रिटायर हो गया था। वो इलीगली गन्स को सप्लाई करने का काम करता था। तो यहाँ एक गन न्यूरोकास्टर रोबोट को दे देता है। गन को पकड़ते ही उस न्यूरो रोबोट ने इस गन के पैसे उसे देने से मना कर दिया और उल्टा उसी की गन से उसी को धमकाने लगा। इससे पहले कि वो इवांस को मार देता, पीछे से कोई उसी के ऊपर हमला करके उसी को ही डिसेबल कर देता है। ये इवांस का रोबोट था। इवांस ने इलीगली एक रोबोट अपने साथ रखा हुआ था। अब ये दोनों मिलकर इस न्यूरोकास्टर रोबोट की बॉडी को अपने ट्रक में डाल देते हैं और इसी सब का फायदा उठाते हुए मिशेल और उसका कॉस्मो रोबोट भी इसी ट्रक में चढ़ जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ये दोनों अब रोबोट वाली फैसिलिटी के अंदर ही जाएंगे। पता चलता है कि होश में आने के बाद मिशेल के फोस्टर डैड ने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी कि मिशेल के पास एक कॉस्मो रोबोट है। उसी कॉस्मो रोबोट को मारने के लिए गवर्नमेंट मार्क को हायर कर लेती है जो रोबोट्स को मारने में हार था और वो अब इन लोगों का पीछा कर रहा है। फिर दिखाया गया कि अब इवांस ने जहाँ ट्रक रोका था वो उसका घर था और उसका घर रोबोट की फैसिलिटी से जुड़ा हुआ था। घर के अंदर आते ही मिशेल और कॉस्मो रोबोट भी ट्रक से निकलते हैं और इनकी आवाज ये दोनों सुन लेते हैं। इवांस ने इन दोनों को गन पॉइंट पे ले लिया तो मिशेल ने उसे अपना मकसद बताया कि वो सिर्फ फैसिलिटी के अंदर जाना चाहती है, इसीलिए वो इवांस के ट्रक के अंदर चढ़ी थी। वो जानती थी कि इवांस फैसिलिटी के अंदर से चीजें लेने और बेचने का काम करता है। तब इवांस ने कहा, वहाँ बहुत खतरा है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। अगर तुम्हारा ऐसा इरादा भी है तो तुम छोड़ दो। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इतने में इवांस को किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आई। उसने जल्दी से दोनों रोबोट्स को छुप जाने को कहा और देखा कि यहाँ मार्क का न्यूरोकास्टर रोबोट आया था जो उनसे कहता है, बता दो तुम्हारे रोबोट्स कहाँ हैं। मैं जानता हूँ कि मिशेल एक रोबोट की मदद कर रही है और वो उसी के पास है, लेकिन इवांस ने कहा, नहीं ये मेरी बहन है और यहाँ पर कोई रोबोट नहीं। उसका झूठ सुनकर मार्क ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इससे उन दोनों रोबोट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन दोनों ने ही मार्क के ऊपर हमला कर दिया। मौका देखते ही मिशेल ने यहाँ के स्विचेस ऑफ कर दिए और ये चारों यहाँ मार्क के न्यूरोकास्टर रोबोट को चीजों के नीचे धंसाते हुए खुद वहाँ से भाग निकले और असली मार्क अब अपना न्यूरो हेलमेट उतार कर बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दिया। ये लोग भागकर जहाँ पहुंचे थे वो बहुत ही खतरनाक जगह थी। इवांस भड़का हुआ था क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था। वो मिशेल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और इसी दौरान यहाँ पर स्कैवेंजर्स रोबोट भी आ जाते हैं जो दूसरे खराब हुए रोबोट्स को मारकर अपने अंदर उनके सही पार्ट्स लगाकर अपनी लाइफ बढ़ाते हैं। खैर इधर उधर देखने पर इवांस के रोबोट टिम को एक बहुत बड़ा रोबोट और एक वैन मिल गई। जिस बड़े से रोबोट को इवांस के रोबोट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वो यहाँ से निकलने ही वाले थे कि मिशेल ने उनसे मदद मांगी और कहा कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो यही रहते हैं, वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर जानते होंगे। अगर तुम हमारी मदद करो तो तुम भी यहाँ से बाहर निकल पाओगे। इवांस उनकी मदद करने के लिए मान जाता है और ये लोग एक वैन में बैठ जाते हैं जिस वैन को वो बड़ा सा रोबोट उठाकर अब चल रहा था। मिशेल ने इवांस से सवाल किया, तुम्हें ये रोबोट कहाँ से मिला? तो इवांस ने बताया कि ये रोबोट मुझे जंग के दौरान मिला था। मैं रोबोट के खिलाफ जंग लड़ रहा था और उस जंग में मेरी दोनों टांगे जख्मी हो गई और तब इसी रोबोट ने मुझे बचा लिया और आज मैं इसी की वजह से जिंदा हूँ और सही सलामत चल सकता हूँ। इसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, इसीलिए मैं हमेशा इसे साथ रखता हूँ। जंग के खत्म होने के बाद से जब से हमारे ऊपर बैन लगा है, हम रोबोट्स को नहीं रख सकते, इसीलिए मैं भी उसके साथ छुप कर रहता हूँ। सीन कट होकर हमें साइंटिस्ट ईथन को दिखाया जाता है जो जब अपनी मॉम के पास था तो उसने देखा कि उसकी मॉम की मेमोरी लॉस हो रही है। उसने जब इसकी वजह तलाश की तो उसे पता चला कि ये उसकी न्यूरो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। वो भड़क कर अपनी लैब में आता है और आकर डॉक्टर से पूछता है कि हमारी सर्विसेज खराब कैसे हुई, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि क्रिस भाग गया है जिसकी मदद से हम ये न्यूरो टेक्नोलॉजी चला रहे थे। साइंटिस्ट को गुस्सा आया और उसने पूछा, क्रिस कैसे भाग सकता है, उसकी बॉडी तो हमारे पास है। तब डॉक्टर ने बताया कि क्रिस ने अपना कुछ कॉन्शियस एक रोबोट में डालकर उसे भगा दिया है, इसी वजह से हमारे न्यूरोटेक में मसला हो रहा है। इथन गुस्से में था, उसने अपने डॉक्टर से कहा कि फौरन से पहले उस रोबोट को ढूंढो किसी भी तरह,
नहीं तो मेरी कंपनी तबाह हो जाएगी। ईथन ने अब खुद नैनोटेक की दुनिया में जाकर मार्क से कांटेक्ट किया और उससे कहा कि तुम मेरी हेल्प करो, मेरा एक रोबोट भाग गया है जिसकी वजह से मेरा सारा न्यूरोटेक सिस्टम चलता था, तुम उसे पकड़ लाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मार्क ने बताया, मैं पहले से ही उस रोबोट और उसके साथ वाली लड़की मिशेल को ढूंढ रहा हूँ। तब ईथन ने कहा, चलो ठीक है, तुम उस लड़की को पकड़कर जेल में डाल देना और रोबोट को मुझे दे देना। अब क्योंकि मार्क का पुराना न्यूरोकास्टर सूट तो मिशेल और उसके साथियों ने तबाह कर दिया था, इसीलिए ईथन ने मार्क को फ्री में न्यू टेक्नोलॉजी वाला न्यूरोकास्टर सूट दिया। सीन कट होकर अब हमें मिशेल और इन सबको दिखाया जाता है जो एक अजीब सी जगह पर खड़े हुए थे। अचानक किसी ने उनके ऊपर फ्रिज फेंककर हमला कर दिया और टीम का ये बड़ा सा रोबोट जख्मी हो गया। कुछ ही देर में आकर उन्हें बहुत सारे रोबोट्स ने बंदी बना लिया और उन्हें ले गए डॉक्टर पीनट के पास जो इन सब के लीडर थे। मिशेल इनको देखकर हैरान थी कि वो आज तक जिंदा है। हेड पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? हमें मारने के लिए अक्सर इंसान यहाँ आते रहते हैं। तब मिशेल ने बताया, मैं आपको मारने या किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ एक डॉक्टर को ढूंढने के लिए आई हूँ जो इसी फैसिलिटी के अंदर रहते हैं। डॉक्टर पिनट ने बताया, हाँ, यहाँ से कहीं दूर एक सेफ हाउस है, शायद वहाँ पे वो रहते हो। डॉक्टर पिनट मिशेल से पूछते हैं, आखिर तुम उस डॉक्टर को ढूंढना क्यों चाहती हो? वो बता देती है कि मैं असल में अपने भाई को ढूंढना चाह रही हूँ जिसका कॉन्शियस इस कॉस्मो रोबोट के अंदर है और मुझे खबर मिली है कि मेरे भाई की बॉडी ईथन कंपनी के पास है। डॉक्टर पिनट भी परेशान हो गए कि आखिर वो एक बच्चे को रखकर अपनी फैसिलिटी में क्या करेंगे। इसका जवाब मिशेल के पास भी नहीं था। दिखाया जाता है कि मिशेल और इवांस अब आगे जाने के लिए तैयार थे। तब डॉक्टर पिनट इनके पास अपने कुछ फौजी रोबोट्स को भी भेजते हैं इनकी मदद के लिए। ये लोग एक पिनट की तरह बनी हुई गाड़ी में बैठकर निकल गए और इतने में ही हमने देखा कि मार्क इस फैसिलिटी के अंदर आ चुका था और उसने इन लोगों को जाता देख लिया। ये लोग जब अपनी मंजिल पे पहुंचे तो वहां जाकर बहुत सारे एवेंजर्स ने उनको घेर लिया। इससे पहले कि वो उनको नुकसान पहुंचाते, वहां एक गाना बजता है और एक सीक्रेट डोर खुल जाता है जिसके अंदर से स्लिप होते हुए ये लोग डॉक्टर कियोन तक पहुंच जाते हैं जिनकी तलाश में मिशेल यहाँ आई थी। इससे पहले कि डॉक्टर कियोन उनसे कोई सवाल करते, मिशेल उनसे सवाल करती है, आखिर मेरा भाई कहाँ है? आपने कहा था वो मर गया है, आखिर मेरा भाई जिंदा कैसे है? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? क्यों कहा था आपने कि वो मर गया है? डॉक्टर कियोन ने बताया कि तुम्हारा भाई ईथन की लैब में है। मिशेल ने पूछा, क्यों और किस लिए? तब डॉक्टर कियोन ने बताया, आज से 4 साल पहले इंसान जंग में हार रहे थे और इसी सब में तुम्हारा और क्रिस का एक्सीडेंट हो गया। हमने क्रिस का जब MRI किया तो हमें पता चला कि वो बहुत ज्यादा जीनियस है, उसके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा ताकत है जो उसे गॉड ने गिफ्ट में दी थी और यही ताकतें हमारा सहारा बन गई। क्रिस की ब्रेन पावर से ही हम न्यूरोटेक को बना पाए थे। मिशेल गुस्से में थी। उसने कहा, फिर आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो मर गया है? तब डॉक्टर कियोन ने अपने रिपोर्टिक वर्जन में उसे सारा पास दिखाया। तब क्रिस कोमा में था और उसकी बॉडी के जरिए उसके ब्रेन को यूज किया जा रहा था। डॉक्टर कियोन बताते हैं कि अगर उस दिन हम आर्टिफिशियली उसको जिंदा ना रखते और न्यूरोटेक को ना बनाते तो क्रिस भी मारा जाता। तब मिशेल ने उसे कहा, तो तुम मरने देते, इतने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल तो ना करते। तब डॉक्टर कियोन ने बताया, वो पूरी तरह नहीं मरा था, वो अंदर से जिंदा था। एक दिन उसने मेरा हाथ भी पकड़ने की कोशिश की और जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि वो अंदर से जिंदा है तो मैंने न्यूरोटेक प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ईथन नहीं माना और उसने मुझे अपनी कंपनी से ही निकाल दिया। तब डॉक्टर कियोन बताते हैं, मैंने ही इस रोबोट के अंदर इसके दिमाग का एक कनेक्शन लगा दिया था जिसकी वजह से आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। मिशेल को ये सब सुनकर भी उस पर तरस नहीं आया। उसने पूछा, आखिर वजह ही क्या थी ये करने की? तब उसने कहा, मैं चाहता था कि क्रिस इस रोबोट के अंदर अपनी कॉन्शियस बनाए और रोबोट्स के साथ आकर अपनी एक जिंदगी बना ले, एक फैमिली बना ले। ये सुनकर मिशेल रोने लगी और कहने लगी कि मेरा भाई मेरा था, उसकी फैमिली मैं थी, उसको रोबोट्स की क्या जरूरत थी। इवांस को भी ये सारी कहानी सुनकर डॉक्टर कियोन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इवांस उसे मारने लगा और इसी दौरान दिखाया गया कि मार्क भी इस फैसिलिटी तक पहुंच गया, जिसे CCTV में देखते ही पिनट डर जाता है। मार्क धमाका करवा के इस फैसिलिटी के अंदर आता है तो अंधेरे का फायदा उठाकर ये सब लोग उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका न्यूरोकास्टर रोबोट बहुत ज्यादा मजबूत था, इनके किसी हमले का उसके ऊपर असर नहीं होता। मार्क अपने साथ पूरी फौज लेके आया हुआ था जो इन रोबोट्स के साथ लड़ने लग गए। ये न्यूरोकास्टर रोबोट पुराने रोबोट्स को धड़ाधड़ मार रहे थे। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर ने मिशेल से कहा, तुम रोबोट को लेकर यहाँ से चली जाओ, लेकिन इससे पहले कि मिशेल भाग पाती, मार्क की उस पर नजर पड़ जाती है और मार्क पीछे से उसके रोबोट का हाथ पकड़कर यहाँ से उड़ जाता है। उन्होंने मिशेल को कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ काफी तबाही मचा दी थी, यहाँ तक कि पिनट भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। ये लोग जब वापस रोबोट्स की फैसिलिटी में आए तो देखा कि न्यूरोकास्टर रोबोट्स ने यहाँ सभी रोबोट्स को मार डाला है और अगर कुछ रोबोट्स बचे भी हैं तो वो काफी बुरी हालत में हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि मार्क उस रोबोट को लेकर ईथन के पास पहुंचता है, जिसे देखते ही उसकी सांस में सांस आती है
और वो उस रोबोट से कहता है, क्रिस बहुत परेशान किया तुमने मुझे, अब ऐसा मत करना। उसके डॉक्टर्स रोबोट को पकड़कर एक मशीन में लेटा देते हैं और उसके अंदर से सारे कॉन्शियस को दोबारा क्रिस की बॉडी में डाल दिया जाता है। मार्क यहाँ खड़ा होकर ये देखकर हैरान परेशान था कि ईथन कितने बुरे तरीके से एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहा था। ईथन ने बताया कि इस बच्चे की वजह से ही मैं न्यूरो टेक्नोलॉजी बनाकर पूरी इंसानियत को बचा पाया हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि मिशेल बहुत ज़्यादा उदास थी। तभी फैंस उसके पास आया और उसने उसे हौसला दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम क्रिस को बचा लेंगे और ईथन की सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। अब सबसे पहला मिशन था इनका इस फैसिलिटी से बाहर निकलना, जिसके लिए वो पिनेट के एक रोबोट के पास आता है जिससे बाहर निकलने का रास्ता आता था। इस रोबोट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसने मिशेल को बताया कि पूरा न्यूरोटेक तुम्हारे भाई के ब्रेन से चलता है और अगर तुम्हारा भाई अपने कॉन्शियस में आ गया यानी होश में आ गया तो सारा न्यूरोटेक बंद हो जाएगा। ये सुनकर मिशेल ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, फिर हम इस तरह न्यूरोटेक को बंद करवा सकते हैं। अब ये रोबोट जो मिशेल को सारी बातें बता रहा था वो उनके साथ उनके इस मिशन में जाने को तैयार था, लेकिन पिनट नहीं। पिनट कहता है, हमें पहले भी जंग नहीं चाहिए थी, पहले भी इज्जत और अमन चाहिए था और अभी भी यही चाहिए। तब मिशेल उससे कहते हैं, हम वही तो लेने जा रहे हैं, उसी के लिए तो एक और मर्तबा कोशिश करके लड़ेंगे। पीनट के बाकी रोबोट्स को मिशेल का पॉइंट समझ आ रहा था। उन्होंने मिलकर पीनट को भी मना लिया और ऐसे सभी इस मिशन का हिस्सा बन गए। ये लोग अब अपने मिशन के लिए तैयार होकर एक बहुत बड़ी गोल सी शिप में बैठकर उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर ईथन की लैब थी। ये लोग एक बहुत बड़े से रोबोट को अपने साथ लेकर आए थे जिससे ये किसी खिलौने की तरह कार्स को उठाकर लैब के ऊपर हमला कर देते हैं। अंदर बैठे ईथन ने इस सब को देख लिया था। उसने मार्क को मिशन दिया कि वो अपनी आर्मी के साथ मिलकर इन सब को खत्म कर दे। इस बड़े से रोबोट को इवेंस कंट्रोल कर रहा था और इवेंस के सामने अब बहुत सारे एडवांस न्यूरोकास्टर रोबोट्स आ चुके थे जो उसके रोबोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आखिर उसका रोबोट तबाह हो जाता है। इससे पहले कि इवेंस भी इस रोबोट के फटने में मारा जाता, वो इससे पहले ही रोबोट के अंदर से जंप कर देता है। यहाँ दिखाया गया कि पीनट भी एक बहुत बड़े रोबोट को कंट्रोल करते हुए यहाँ आया और बाकी सारे कॉस्मिक रोबोट भी यहाँ पर न्यूरोकास्टर रोबोट से लड़ने लग गए। जब सबका ध्यान बाहर चलने वाली जंग में था तभी मिशेल मौके का फायदा उठाकर लैब के अंदर चली आई। मिशेल ने अपने रोबोट के जरिए यहाँ पर मौजूद सभी साइंटिस्ट को डराकर यहाँ से भगा दिया, जिसके बाद उसने यहाँ मौजूद एक न्यूरो हेलमेट को पहन लिया जो उसके भाई से कनेक्टेड था। बाहर दिखाया गया कि मार्क अपना एक बहुत बड़ा न्यूरोकास्टर सूट पहन के आया जिसकी मदद से उसने यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दी, धमाके करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मार्क सबको मारते मारते पिनट के भी सामने आ गया। जिस टाइम पिनट एक कैस्टर रोबोट को मारकर फ्री हुआ था, मार्क ने उसके ऊपर गन तान दी और उससे पूछा, अब क्यों ये जंग लड़ रहे हो? तो पिनट ने कहा कि आजादी से बड़ा कुछ नहीं होता। उसने पूछा, मौत भी नहीं? तब पिनट ने कहा कि अगर मेरी मौत से मेरे बाकी साथियों को आजादी मिल जाती है तो मुझे ये मौत अच्छी है। उसकी बात सुनकर मार्क इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे अंदर एक इंसान से भी ज्यादा इंसानियत है। मैं आज एक इंसान से मिला जिसके अंदर रोबोट से भी कम हसास है। वो ईथन की बात कर रहा था जिसने एक बच्चे का इस्तेमाल बेदर्दी से किया हुआ था सिर्फ अपने प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए। इस टाइम मार्क ने फैसला कर लिया कि अब वो और ईथन का साथ नहीं देगा बल्कि वो हक का साथ देगा। सीन कट होकर अब हमें मिशेल को दिखाया गया जो उस न्यूरोकास्टर हेलमेट की मदद से अपने भाई से मिलने लगी। इस दुनिया के अंदर वो दोनों अपने घर में थे। यहाँ पर मिशेल क्रिस से कहती है, उठो चलो, हमें यहाँ से चलना है। जिस पर क्रिस ने कहा, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने इस दुनिया को अंदर से देखा है और मैं जानता हूँ कि मेरा इस्तेमाल करके ईथन ने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया है और मेरा यहाँ से निकलना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि मैं मर चुका हूँ। इन लोगों ने मेरे दिमाग को आर्टिफिशियली जिंदा रखा हुआ है और मेरे दिमाग से ही ये न्यूरोटेक चल रही है। मिशेल ने पूछा, फिर आखिर तुम चाहते क्या हो? तब क्रिस ने उसे समझाया, देखो, अगर मेरा दिमाग और देर एक्टिव रहा तो ईथन मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया को पूरी तरह तबाह कर देगा। अच्छा यही है कि तुम मुझे मार दो, मेरे दिमाग को डीएक्टिव कर दो ताकि न्यूरोटेक भी बंद हो जाए और ये सारी तबाही भी। मिशेल इस सब के लिए राजी नहीं थी। तब क्रिस ने उसे कहा, याद है ना, तुम मुझे कहती थी कि मैं दुनिया बदल सकता हूँ, तो बस इस दुनिया को बदलने में तुम मेरी मदद करो। ये कहते ही क्रिस और मिशेल गले लगे और सीन्स यहाँ असली दुनिया में शिफ्ट हो गए जहाँ मिशेल होश में आ गई थी। उसने आगे बढ़कर क्रिस की सारी मशीन्स को ऑफ कर दिया जिसकी वजह से क्रिस पूरी तरह से मारा गया और न्यूरोटेक तबाह हो गई। बाहर दिखाया गया कि इवेंस की आर्मी यानी रोबोट्स हार रहे थे। इवेंस ने देखा कि उसका रोबोट जो हमेशा से उसके साथ था वो भी बुरी तरह डैमेज हो चुका था। उसे देखते ही वो टूटने लगा। एकदम से जैसे ही न्यूरोटेक बंद हुई, यहाँ के सारे न्यूरोकास्टर रोबोट्स भी बंद होकर गिर गए और ऑटोमेटिकली इवेंस ये जंग जीत गया। इस टाइम उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जोर से चिल्लाया। अगले ही पल उसे अपने रोबोट टिम की याद आई। उसने पीछे देखा तो अब टिम पूरी तरह खराब हो चुका था, वो मर चुका था, जिसे देखकर उसकी खुशी सारी गम में बदल गई। लेकिन तभी उसने देखा कि टिम के अंदर तो एक छोटा वर्जन भी था
जिसने इस बड़े रोबोट को कैरी किया हुआ था, जिंदा रखा हुआ था। ये देखकर इवांस की जान में जान आई। अब अपने रोबोट को लेने के बाद इवांस मिशेल को ढूंढने के लिए अंदर गया और जब यहाँ से बाहर आया तो उन लोगों को पता चल गया कि अब दुनिया में सारे न्यूरोटेक रोबोट काम करना बंद कर चुके हैं। न्यूज पे भी ये बात फैल गई और फिर मिशेल का इंटरव्यू हुआ। मिशेल ने न्यूज में सब सच बता दिया कि किस तरह ईथन एक बच्चे का इस्तेमाल करके इस न्यूरो टेक्नोलॉजी को चलाए हुए था। इसी वजह से ईथन को जेल हो गई और कहानी के आखिर में हमें मिशेल को पूरी दुनिया को स्पीच देते हुए दिखाया गया, जिसमें मिशेल कहती है, मैं जानती हूँ आप सब लोग कंफ्यूज होंगे इस दुनिया में क्या चल रहा है। असल में दुनिया में न्यूरोटेक बंद हो गई है। ईथन ने न्यूरोटेक के जरिए न सिर्फ रोबोट्स को जंग में हराया था बल्कि इंसानों को भी किसी काम कर नहीं छोड़ा था। इंसानों को न्यूरोटेक की आदत पड़ चुकी थी। इंसान ये भूल गए थे कि वो सारे काम जो वो न्यूरोकास्टर रोबोट से करवा रहे हैं वो खुद भी कर सकते हैं। असली दुनिया में इंसान ही इंसान का सहारा है, ना कि ये न्यूरो टेक्नोलॉजी। हमारे इमोशंस और हमारा मिलना जुलना ही हमें इंसान बनाती है। अगर आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है तो हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसकी ये स्पीच सबको बहुत अच्छी लगी। इवांस भी इमोशनल होकर उसके गले लग गया और फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें मरे हुए रोबोट्स का एक झुंड दिखाया गया, जिसमें कॉस्मो रोबोट भी था। एकदम से वो रोबोट उठ खड़ा हुआ इस मैसेज के साथ कि उसके अंदर अभी भी क्रिस की कॉन्शियस जिंदा थी। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।